लेट्स कंटिन्यू विद सर्कल। टेंजेंट का जो पार्ट देख रहे थे, ठीक है, जो हमने अभी तक देखा था, ठीक है, क्या था कि अगर इस टाइप के दो सर्कल्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ये होती है 4, 2 डीसीटी एंड 2 टीसीटी, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सटर्नली टच करने वाला केस है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होती हैं यहाँ पे 3, 1 टीसीटी, 2 डीसीटी, ठीक है। एंड अगर कट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, तो इन दैट केस 0 टीसीटी एंड 2 डीसीटी हमारी बनती है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 हो जाती हैं, ठीक। एंड इन केस अगर इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है, तो एक ही बनती है, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1, ठीक है, और ये डीसीटी होती है। एंड अगर सर्कल एक दूसरे के अंदर आ जाए या कंसेंट्रिक हो जाए, तो इन दैट केस नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनती हैं 0, ठीक है। अभी तक हमने ये बात की थी। अब आ जाओ, ये वाला केस ले लो, ये वाला केस ले लो, ये वाला केस ले लो, जहां पर डीसीटी बन रही है, ठीक है। तो अब आ रहा है लेंथ ऑफ डीसीटी, ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये सर्कल है, ठीक, ये दूसरा सर्कल है, ये डीसीटी बनी, ठीक, ऐसे नीचे बनेगी। सिमेट्रिक है तो दोनों की लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट है ना, ठीक है। एंड यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये आ गया C1 C2। इस सर्कल का रेडियस R1, इस सर्कल का रेडियस R2। तो हमें करना क्या है, ये लेंथ निकालनी है, इस चीज को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ डीसीटी, मतलब वो पार्ट टेंजेंट का जो दोनों सर्कल्स के बीच में लगता था, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डीसीटी, ठीक है। तो ये लेंथ हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ R1 R2 एंड C1 C2, ठीक है। ये जो C1 C2 है, इसको D ले लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये तो ट्रेपीजियम आ रहा है, राइट, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री नहीं है बाकी दोनों, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहां से C2 से हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के लिए। ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर फिगर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इन दैट केस ये अगर लेंथ R1 है, ये R2 है, तो ये R2 आ जाएगी। तो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ क्या आ जाएगी, दिस लेंथ वुड बी R1 माइनस R2, ठीक है। ये लेंथ हमें x निकालनी है, राइट, तो ये x आ जाएगी, ओके, ठीक है। ये लेंथ हमें निकालनी है, x आ जाएगी। और जो थर्ड लेंथ है इस ट्राइंगल के अंदर, ये 90 डिग्री। तो अब ये ट्राइंगल बन गया ना, ये हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बना, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री आ रहा है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो एक्स स्क्र इज इक्वल, एक्स स्क्र प्लस R1 माइनस R2 का स्क्र इज डी स्क्र। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्र माइनस R1 माइनस R2 का स्क्र अंडर द रूट। सो दिस इज द इन जनरल लेंथ ऑफ द डीसीटी, ठीक है, बहुत इजीली निकाली जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी का स्पेशल केस आ जाता है,
कि अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इन दैट केस डीसीटी की लेंथ क्या आएगी? ठीक है, तो फर्क क्या हुआ कि अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट वो R1 प्लस R2 हो जाता है। ठीक है, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी कि D की जगह इसी फॉर्मूला में मैं क्या पुट कर दूंगा, R1 प्लस R2। ठीक है, अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, इफ सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, तो इन दैट केस क्या बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक, सो दैट इज अंडर द रूट ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, दोनों का कटेगा, 2R1 R2 2R1 R2 दोनों का ऐड होके हो जाएगा 4R1 R2, सो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ R1 R2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इन केस अगर दोनों सर्कल्स जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलो, तो ये हो गया लेंथ ऑफ डीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आ रहा है लेंथ ऑफ टीसीटी। ठीक है, लेंथ ऑफ टीसीटी, लेंथ ऑफ टीसीटी का मतलब ये है, अगेन दोनों सर्कल्स के बीच में जो टीसीटी बनेगी उसका वो पोर्शन जो दोनों सर्कल्स के बीच में आ रहा है उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये अगेन C1 C2 को हम डी लेंगे, ये रेडियस R1 आ गया, ये रेडियस R2 हो गया। चलो ठीक है, अच्छा उस केस में जैसे किया था इस केस में भी ऐसे ही करेंगे। क्या, देखो इसको हमने किया एक्सटेंड। ठीक है, एंड C2 से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज आर रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है एंड दिस इज R2 तो ये भी R2 हो जाएगा एंड ये R1 है। ठीक है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स D एंड ये x हमें निकालना था। ठीक, और ये x आ जाएगा। नाउ इन दिस बिग ट्राइंगल, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्र प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये रिलेशन के थ्रू जो x मिलेगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ टीसीटी, तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स R1 प्लस R2 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ टीसीटी। ठीक है, तो ये टीसीटी की लेंथ आएगी, इसका स्पेशल केस कुछ नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों फॉर्मुलास को याद रखो, ये फॉर्मुलास काफी बार यूज हो चुके हैं। ठीक है, यूज हो भी सकते हैं, तो लेंथ ऑफ डीसीटी एंड लेंथ ऑफ टीसीटी। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से छोटे छोटे फॉर्मुलाज हैं जो हमने डिराइव किया। ठीक है, चलो अब आ रहा है, ठीक है, फाइनल जो हमने टीसीटी एंड डीसीटी वगैरह निकाली है, कॉमन कोड है, कॉमन टेंजेंट है, राइट, उन सब की इक्वेशन कैसे निकालें।
ठीक है, तो उन सबकी इक्वेशन वगैरह किस तरीके से निकलेगी, ठीक है, विल टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं एंड उनकी इक्वेशन वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। एग्जांपल, लेट्स से वी हैव टू सर्कल्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y plus 9 equal to 0 and x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 that is equal to 0. बिल्कुल, तो सबसे पहले तो देखते हैं इनकी क्या क्या टेंजेंट बन रही है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, तो जो दो कॉमन टेंजेंट बनेगी या दो तीन चार जो भी है उनकी इक्वेशन वगैरह किस तरीके से निकलेगी, ठीक है, उसका पूरा मेथड क्या रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला सर्कल बनाया हमने, इसका सेंटर क्या जा रहा है 1,3, ठीक है, एंड रेडियस क्या जा रहा है इसका 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 अंडर द रूट, तो आर की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, इसका सेंटर क्या जा रहा है -3,1 एंड रेडियस क्या जा रहा है 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट, तो दैट इज 3, ठीक है, तो इस तरीके से रेडियस आ गया 3, तो चलो ये बड़ा सर्कल आ रहा है, तो देखो, ठीक है, ऐसे सर्कल आ गए। अच्छा, अब इनका पहले ये देखने के लिए कि ये एक्सटर्नली टच करेंगे कट करेंगे क्या करेंगे, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है 1 माइनस ऑफ -3 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, so that is nothing but 16 plus 4 20 root 20 is 2 root 5, 2 root 5 कितना होता है, ठीक है, that is 2 into 2.2 के करीब, ठीक है, so that would be your 4.4 के करीब, ठीक है, which is clearly greater than 4, तो अगर वो चीज ग्रेटर देन 4 है तो यानी कि वो R1 प्लस R2 के बड़ा है, तो R1 प्लस R2 के बड़ा है तो एक्सटर्नली वो कुछ भी नहीं करेंगे अलग अलग रहेंगे, तो C1 C2 जो आ रहा है राइट विच इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो एक्सटर्नली क्या करेंगे वो टच भी नहीं करेंगे ना कट करेंगे, अलग अलग रहेंगे, दैट्स इट, तो जैसे बनाया था वैसे इसी तरीके से फिगर बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब इन दिस केस ध्यान से देखो, ये सेंटर्स को ज्वाइन करके एक लाइन आई, ठीक, एंड इस तरीके से हमारी बनेगी डीसीटी, ठीक है, ध्यान से देखना, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, ठीक है, कि कैन वी फाइंड दिस पॉइंट, यहीं से हमारी दूसरी डीसीटी बनेगी, ठीक है, कैन वी फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कैन वी, यस, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, दिस इज R2, दिस इज R1, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमारे, ठीक है, एक ये एक्स ही ले लो, ठीक है, एक्स रन दो, चलो C1 C2 P Q R, ठीक है, तो ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, मैं पेंट ही कर रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल एंड इसका बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बराबर रहना चाहिए, साइड्स का रेशियो बराबर रहने का मतलब ये है
कि जो C1P रेशो C2P है वो भी R2 रेशो R1 होना चाहिए, तो ये भी R2 रेशो R1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो P है वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R2 रेशो R1, यानी कि P डिवाइड्स C1 C2 externally in R2 रेशो R1, दैट्स इट। तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो C1 क्या जा रहा है -3,1, C2 क्या जा रहा है 1,3। ठीक है, रेडियस है इसका 3 एंड इसका 1, तो ये 3:1 आ गया। तो ये 3 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, तो 3:1 में डिवाइड करना, बात खत्म। ठीक है, तो ध्यान से देखो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1,3, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3,1 के साथ डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 और करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो देखो 3 × 1 3 -3 और बीच में माइनस, तो +3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 दैट इज 2, कोमा 3 3 दा 9 -1 डिवाइडेड बाय 2, so that is nothing but 3,4, so this is the point। ठीक है, 3,4 जहां पर DCT हमारी टकरा रही है 3,4। अब ध्यान से देखो 3,4 पॉइंट से हमने बोला कि लेट्स से वी हैव अ लाइन ऑफ स्लोप m। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y - 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 3, राइट, और y - mx -4 प्लस 3m दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। अब अगर इस लाइन को दोनों में से किसी भी सर्कल की टेंजेंट होना है, ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझना, पहले तो देखो ये दो हमने बनाई सर्कल। ठीक है, हमने ये देखा कि डीसीटी कहाँ पे टकरा रही है, वो आ गया ये वाला पॉइंट। अब ये भूल जाओ लाइन। अब अगर इस पॉइंट से हमने कोई भी लाइन बनाई, राइट, वो कैसे कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे स्लोप चेंज करेंगे, राइट, तो हमें सारी की सारी लाइंस मिलती रहेंगी ना। पॉइंट ये है मेरा कि अगर वो पहले सर्कल की टेंजेंट हुई, देखो अगर मैंने ऐसे टेंजेंट वाली लाइन बनाई, राइट, तो अगर वो पहले सर्कल की टेंजेंट हुई तो वो दूसरे की भी होगी ही होगी, कहने का मतलब ये है। तो इस ये पॉइंट ऐसा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कॉमन टेंजेंट जा रही है, तो ऑब्वियसली ये लाइन जो होगी ये कॉमन टेंजेंट एक्ट करेगी। तो इसको अगर मेरे को, अब देखो ये लाइन की इक्वेशन क्या लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आ रही है y - mx -3 + 4m = 0, आई थिंक यही है ये, -4 + 3m। ठीक है, -4 + 3m। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी भी लाइन को सर्कल की टेंजेंट प्रूव करना होता है तो यानी कि उसके सेंटर से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब वो चाहे इसका हो जाए चाहे इसका हो जाए। तो लेट से छोटे वाले का प्रूव करते हैं। तो सेंटर इज 1,3 एंड रेडियस इज 1, तो 1,3 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, 1,3 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढा, तो आ गया 3 - m -4 + 3m का मॉड डिवाइडेड बाय 1 + m² अंडर द रूट दैट शुड बी 1, यहाँ से m मिलेगा हमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 - 4 -1 एंड 3m - m, तो दैट इज 2m -1 का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + m², स्केयरिंग कर दो 4m² -4m + 1 दैट इज इक्वल टू m² + 1, तो इसको इधर ले आओ 4m² - m², ठीक है, दैट इज 3m² -4m = 0, तो m कॉमन 3m -4 दैट इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू एक आ रही 0 और एक m की वैल्यू आ रही है 4/3। तो ये दो स्लोप्स मिल गए। ये दोनों स्लोप क्या है, एक ऊपर वाली टेंजेंट की, राइट, डीसीटी की, और एक नीचे वाली डीसीटी। तो इस तरीके से दोनों डीसीटी मिल गई। अब पॉइंट क्या था, इसमें पुट कर दो बस, और कुछ नहीं। y - 4 इज इक्वल टू m टाइम्स x - 3। m को 0 पुट किया तो y = 4, एक ये टेंजेंट आ गई। दूसरा m को 4/3 पुट किया तो y - 4 दैट इज 4/3
x minus 3. So these are the two DCTs. ठीक है, तो इस तरीके से हमें DCT मिल गया. तो ये हो गया DCT निकालने का तरीका. ठीक है, अगेन स्टेप बाय स्टेप क्या किया हमने. सबसे पहले दोनों DCT कहाँ पे टकरा रही है वो पॉइंट निकाला. कैसे? वो एक्सटर्नली C1 C2 सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है, इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 में. राइट, तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया. अब फिर हमने ये बोला कि लेट से वो जो कॉमन टेंजेंट है उसकी स्लोप है m. तो इससे m स्लोप की टेंजेंट जो लाइन की इक्वेशन होगी वो ये. नाउ अगर ये दोनों सर्कल्स की टेंजेंट है तो सर्कल की दोनों में से कोई भी सर्कल ले लो, उसके सेंटर से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए. ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो उसको रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर कर दिया. जैसे ही वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हुआ, राइट, वहां से हमें m की वैल्यू मिल गई. तो हमें दो DCT जो बन रही है उनकी इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है, चलो एक तो ये चीज हो गई. ठीक, एक तो ये चीज हो गई. सेकेंड है TCT. TCT का एग्जैक्ट सेम मेथड, एग्जैक्ट सेम मेथड. ठीक है, क्या करेंगे देखो. एक सेंटर आ रहा था -3,1 जिसका रेडियस 3 है, एंड दूसरे का सेंटर आ रहा था 1,3 एंड इसका रेडियस 1 है. ठीक है, अब देखो इन दोनों को ज्वाइन किया C1 C2 को, ये बनी TCT. ठीक है, यहां पर हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया. अगेन दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ये R1 ये R2, तो ऑब्वियसली ये वाला रेशियो भी R1:R2 होगा. बाकी साइड्स का रेशियो सेम रहेगा. यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे दोनों के दोनों तुम्हारे TCT टकराएंगे, ठीक, ये कौन सा पॉइंट है जो C1 C2 को इंटरनली R1:R2 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCTs is the point which divides C1 C2 internally in R1:R2. अब इस केस में इंटरनली डिवाइड करना है, तो लेट्स सी क्या पॉइंट आ रहा है इंटरनली. तो रेशियो क्या जा रही है 3:1. ठीक है, ये आ जाएगा 3:1. ओके, ठीक है, 3:1. तो 3:1 का मतलब क्या है कि 3 इंटू दिस 1,3, 1 इंटू दिस दैट इज -3,1 प्लस दोनों का डिवाइडेड बाय 3+1. ठीक है, तो क्या आ गया 1 इंटू 3 3 -3/4 कोमा 3 3 का 9 1 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, सो दैट इज 0 कोमा ठीक है 0,5/2. तो ये पॉइंट आ गया 0,5/2. अगेन m स्लोप की लेट से ये लाइन है, राइट, तो 0,5/2 से जो पास करी m स्लोप की लाइन, तो क्या आ जाएगी y-5/2 इज इक्वल टू m इंटू x-0. ठीक है, y minus mx minus 5/2 that is equal to 0. ठीक है, अब ये लाइन को अगर टेंजेंट होना है, अब एक की सर्कल की टेंजेंट होगी तो दूसरे की भी होगी होगी वो. ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट से पास करने वाली कॉमन टेंजेंट बनेगी तो दोनों की होगी. ठीक है, तो अगेन इसके ऊपर का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 के बराबर होना चाहिए. तो 1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है 3 माइनस m माइनस 5/2 का मॉड ओवर 1 प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस. अब ध्यान से समझना इस चीज को. तो ये क्या बन गया 3 माइनस 5/2 दैट इज 1/2 माइनस m का मॉड दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दी 1/4 माइनस m प्लस m स्क्वायर दैट इज 1 प्लस m स्क्वायर. तो m स्क्वायर तो कटा. इसका मतलब क्या है दो नहीं बनेगी एक बनेगी. ध्यान से समझना अभी इसका रीजन. m को इधर लेके आए 1 को इधर लेके आए तो ये आ गया m की वैल्यू सिर्फ एक आ रही है -3/4. तो व्हाट अबाउट अदर. दूसरा क्या जा रहा है एक्चुअली में कभी भी दो चीजें मिलनी हो और अगर एक चीज मिली तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी, वो जो दो मिलनी चाहिए थी उसमें से जो एक है वो नॉट डिफाइंड.
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा स्लोप है m2 वो आ रहा है नॉट डिफाइन, यानी कि वर्टिकल। क्योंकि देखो नॉट डिफाइन हमें कोई भी इक्वेशन से नहीं मिल सकता, कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं होती जिसका आंसर नॉट डिफाइन आ जाए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो मिलनी चाहिए थी, एक मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि वो वर्टिकल लाइन बन रही है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब दोनों लाइन का स्लोप मिल गया हमें, ठीक है। तो पॉइंट क्या था, 0,5/2। तो एक लाइन की इक्वेशन यहां से पास करने वाली जो -3/4 स्लोप की है, तो आ जाएगी y-5/2 इज इक्वल टू स्लोप -3/4 टाइम्स x-0। एंड इस वर्टिकल लाइन की स्लोप इस पॉइंट से पास करने वाला, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द टू टीसीटी, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से डीसीटी एंड टीसीटी की इक्वेशन निकाली जाती है, बहुत सिंपल सा इक्वेशन चला जाता है। ठीक है, मेथड अगर हमें क्लियर है ना, ये विद इन अ मिनट दोनों की दोनों चीजें हमारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। नहीं सर। राइट, चलो अब आगे देखो जरा। ठीक है, इसके अलावा अभी और भी चीज बची हुई है हमारी। ठीक है, कौन सी, इसी के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वो एक्चुअली में अगला टॉपिक जो होता है उसके थ्रू कवर अप होती है। ठीक है, मैं लेकिन बता देता हूँ क्या चीजें हैं, फिर वो अगले टॉपिक में कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बचा हुआ है हमारा कि इन केस अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या इंटरनली टच कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये एक टेंजेंट बनेगी। ठीक, ये कॉमन कॉर्ड बनेगी। ठीक, एंड यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनेगी। ठीक, इनकी ये जो तीनों चीजें जा रही हैं, इनकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा, तीनों की इक्वेशन एक्चुअली में सेम आती है, इसका रीजन तुम्हें अगले वाले पार्ट में पता चलेगा। पर तीनों की इक्वेशन सेम होती है। ठीक है, याद रखना क्या, अगर ये सर्कल है s इक्वल टू 0, ये दूसरा सर्कल है s डैश इक्वल टू 0, तीनों में s इज इक्वल टू 0, s डैश दोनों को s नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो ये जो तीनों की इक्वेशन होती है, राइट, ये होती है s माइनस एस डैश इज इक्वल टू, दोनों सर्कल की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप जो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी वो या तो कॉमन टेंजेंट होगी या तो कॉमन कॉर्ड होगी। ठीक है, लेकिन ये तभी वैलिड है जब दोनों सर्कल या तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। ठीक है, या इंटरनली टच करे या एक्सटर्नली टच करे या फिर कट करे, तो इन दैट केस कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट जो बन के आएगी, राइट, वो बहुत सिंपली हमारी इक्वेशन निकल आएगी, दैट इज s माइनस एस डैश इज इक्वल टू, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों सर्कल की इक्वेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट, वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो जो बचेगा वो एक्स एंड वाई वाली टर्म्स होंगी। तो एक्स एंड वाई वाली जो टर्म्स है, राइट, वो स्ट्रेट लाइन हमारी बना दी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एक्सटर्नली या इंटरनली कट करेगा, या फिर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से आएगा। इसका रीजन अगेन अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन कर लो। ठीक है, चलो अब इसके अगला टॉपिक है कि अगर दो सर्कल्स टकरा रहे हैं तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखना। C1, C2,
ठीक है। अच्छा, अब वी नो दैट कि जो दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट, दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट। At the point of intersection, ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, अच्छा ऊपर नीचे बनाऊंगा तो सेम बनेगा, राइट, क्योंकि सिमेट्रिकली होते हैं ये दोनों। तो देखो अब यहां पर मैंने क्या किया, पहले तो इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, ये बन गया R1, इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, ये बन गया R2। अच्छा एक और चीज, ये अभी मैं बाद में लिखता हूँ R1 R2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले मैं पहले वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाई टेंजेंट तो वो बनेगी ऐसे, ठीक है, ये आगे टेंजेंट ऑफ सर्कल वन, एंड क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो ये नॉर्मल ऑफ सर्कल वन आ जाएगा, जो रेडियस होगा वो नॉर्मल ऑफ सर्कल वन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको इसके साथ ज्वाइन किया तो ये यहाँ पर फिर बनाई टेंजेंट, ठीक, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक, यहाँ पर 90 नहीं होगा, यहाँ पर 90 नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा टेंजेंट ऑफ सर्कल टू, ठीक है, एंड ये आ जाएगा नॉर्मल ऑफ सर्कल टू। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है एंगल थीटा, ठीक है। लेट्स, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये क्या जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों का सम 180 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी 180 जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एंगल अगर थीटा जो हमें निकालना है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला एंगल ट्राइंगल के अंदर आने वाला पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब लेट्स से दिस इज डी, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल के बारे में हमें सब कुछ पता है। R1 ये लेंथ रेडियस वन, R2 ये लेंथ रेडियस टू, ये एंगल पाई माइनस थीटा, एंड दिस एंगल इज, दिस साइड इज डी। तो कोसाइन फॉर्मूला लगा दो, तो cos पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ द एंगल इज दोनों के साइड्स का स्क्वायर का सम, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 R2। और cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो वो माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज डी स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R1 R2। तो यहां से जो मिलेगा हमें वो मिलेगा cos थीटा, ठीक है। सो दिस डिफाइंस द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है, यहां से हमें मिलता है। एंड इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है, इफ टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, तो इसका मतलब ये है कि थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दैट केस थीटा इज 90 डिग्री। तो ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ये चारों एंगल, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों 90 डिग्री हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो इन दैट केस ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इन दैट केस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी स्क्वायर, और इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, ये 90 डिग्री cos 90 हो गया जीरो, यानी कि इसका न्यूमरेटर जीरो, यानी कि अगेन डी स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज जीरो, और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा था हमारा, राइट, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा था। तो दैट इज व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो इन दैट केस दोनों के रेडियस का स्क्वायर का सम उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल रहेगा, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम के कारण, ठीक है। चलो, अब यही रिलेशन हम डेवलप करते हैं कि अगर हमें इक्वेशंस दे रखी तो, ठीक है। तो इफ वी हैव टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 is equal to 0.
ठीक है। अब अगर ये दो सर्कल है हमारे पास, तो इन दिस केस देखो इसका रेडियस क्या जाएगा r1, ठीक है, दैट इज g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 अंडर द रूट, एंड सेंटर जा रहा है माइनस g1 कोमा माइनस f1, एंड रेडियस 2 क्या जा रहा है g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 अंडर द रूट, एंड सेंटर जा रहा है माइनस g2 कोमा माइनस f2, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या जाएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर क्या आ जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 प्लस r2 स्क्वायर आ जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 इक्वल टू दोनों के सेंटर्स का बीच का आने वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो दैट इज g2 माइनस g1 का स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर, तो वो चला जाएगा, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो क्या आ गया देखो g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, ठीक है। तो g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ c1 प्लस c2, दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2, तो ये माइनस माइनस कटा, सो दिस इज अ कंडीशन बिटवीन द टू सर्कल्स की इक्वेशन, दैट इज इफ c1 plus c2 is equal to twice of g1 g2 plus f1 f2, then in that case जो दो सर्कल्स हमारे बन के आएंगे वो हमारे ऑर्थोगोनल रहेंगे, और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये याद रखो, तो ये जो कंडीशन मिली हमें, ये सर्कल्स की जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल्स होते हैं, ये उनके बीच में आने वाली कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एंगल बिटवीन सर्कल्स मिलता है एंड ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन मिलती है, इस तरीके से निकलेगा क्या निकले, ठीक है। चलो, ये अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक था, मेन टॉपिक अभी आ रहा है, ठीक है। दो टॉपिक हमारे पूरे सर्कल के अंदर बचे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट भी होता जा रहा है, एंड समझने में जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो ध्यान से देखना, नाउ द कंसेप्ट इज रेडिकल एक्सिस, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। क्या है रेडिकल एक्सिस? लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज इक्वल, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज इक्वल, तो इस केस में हमें दो सर्कल्स गिवन होंगे, पहली बात तो, ठीक है। तो वो पॉइंट का लोकस निकालना है जहां से दोनों सर्कल्स के ऊपर आने वाली जो लेंथ बनती है टेंजेंट की लेंथ, वो बराबर है, ठीक है। पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई उसकी लेंथ, दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई उसकी लेंथ, ये दोनों लेंथ हमारी बराबर रहेंगी, तो वो पॉइंट का लोकस को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सिस। अब ये क्या होती है ध्यान से देखो, लेट्स से वी हैव सर्कल 1 एंड सर्कल 2, ठीक है। तो लेट्स से इसकी इक्वेशन है एस इज, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है। अच्छा, मान लो अब ये वो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो इसका लोकस ढूंढना है, तो इस पॉइंट से देखो जो पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनेगी, राइट, ये टेंजेंट की लेंथ क्या होगी?
कैसे निकालते हैं रूट S1? कैसे? इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ये लेंथ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1। एंड इसी पॉइंट से जो सेकेंड सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनती थी, उस टेंजेंट की लेंथ क्या आती थी? इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, तो दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। अब ये दोनों लेंथ अगर बराबर होनी चाहिए तो ये दोनों अंडर रूट वाली चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है? तो दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 अंडर द रूट, that should be equal to under the root of x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1। ठीक है, तो ये आ गई कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए, देखने के लिए क्या चीज जा रही है, स्केयरिंग कर दी। ठीक है, स्केयरिंग करके देखो, अंडर रूट हटेगा एंड एक्स स्क्र वाई स्क्र कटेगा, इसको इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ g2 minus g1x plus twice of f2 minus f1 y plus c2 minus c1 that is equal to 0। अच्छा, बाय द वे ये हुआ क्या? ये पहले सर्कल की इक्वेशन है s, ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन s डैश, तो इसको इधर लेके आओगे तो ये s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 चलेगी। और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी s माइनस एस डैश, जो मैंने तुम्हें बताया था कि कॉमन टेंजेंट या कॉमन कोड की इक्वेशन होती है, राइट? ये वही आनी शुरू हो गई। अब ध्यान से देखो ये क्या क्या जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बात तो ये देखो, दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस करोगे तो विल हैव एक्स की टर्म, वाई की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, राइट? तो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है ये देखने के लिए हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाला। ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज g2 माइनस g1, टू टू तो कट जाएगा, ये दोनों टू कट जाएंगे। ठीक है, तो टू को नहीं लिया मैंने, माइनस ऑफ g2 माइनस g1 डिवाइडेड बाय f2 माइनस f1। ठीक है, एक तो ये स्लोप आ गई इस लाइन की। अच्छा, जो सेंटर्स को ज्वाइन करके देखो, इसका सेंटर आ रहा है माइनस जी वन कोमा माइनस f1 एंड माइनस g2 कोमा माइनस f2, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका स्लोप क्या जा रहा है m। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो दैट इज नथिंग बट f2 माइनस f1 बाय g2 माइनस g1। ठीक है, f2 माइनस f1 बाय g2 माइनस g1, तो देखो f2 माइनस f1 बाय g2 माइनस g1। ठीक है, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कटेगा एंड क्या बचेगा, -1, यानी कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लाइन आ रही है दोनों सर्कल्स को सब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके, ये लाइन जो आ रही है, ये लाइन दोनों की सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करके जो लाइन आ रही है उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन ऐसे बनेगी कुछ ना कुछ। अब ये मिडल से जाएगी, कहां से जाएगी वो चीज अभी हम बाद में बात करते हैं, बट यस ये लाइन ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो ये वो लाइन है जिसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट से दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाओ, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ रहेगी बराबर, तो इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। अब ध्यान से देखो, अब आ जाओ आगे। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस हमने देख लिया, ठीक है, क्या होती है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज रेडिकल एक्सिस वगैरह की। ठीक है, रेडिकल एक्सिस, फर्स्ट रेडिकल एक्सिस कॉमन टेंजेंट ऑफ internally touching two circles। ठीक है, या कॉमन टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नली टचिंग टू सर्कल्स, या फिर कॉमन कॉर्ड। ठीक है, आर आइडेंटिकल। क्या मतलब इस चीज का? इस चीज का क्लियरली मतलब ये है
कि जो रेडिकल एक्सिस होती है और जो इंटरनली टच करके बनती है, जो एक्सटर्नली टच करके दो सर्कल्स बनते हैं, उनका जो कॉमन टेंजेंट होती है वो, या फिर जो कॉमन कोड यानी कि दो सर्कल्स जब कट करेंगे तो वो जो चीजें होती है वो हमारी रेडिकल एक्सिस ही होती है। मतलब इस केस में ये जो टेंजेंट बनेगी, राइट, ये भी रेडिकल एक्सिस, दिस इज रेडिकल एक्सिस, ठीक है। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होती है एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसलिए ये वाली जो कॉमन टेंजेंट होती है, ये क्योंकि रेडिकल एक्सिस होती है, ठीक है, ये मैं अभी प्रूव करूंगा क्यों कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस होती है, ठीक है, ये अभी हम प्रूव करेंगे। बट यस, अगर ये कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 होनी चाहिए, जो हमने पहले बोला था, ठीक है, जो हमने पहले बोला था वो यहां से अभी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉमन कॉर्ड, अब अगर ये कॉमन कोड भी रेडिकल एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन भी एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंटरनली टच करने वाले सर्कल्स हैं एंड अब अगर ये कॉमन टेंजेंट हमारी रेडिकल एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन भी एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 होगी। यहां से अब इसकी रीजनिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझते रहना क्या चीज हो रही है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि यस, एक्सटर्नली टच करने वाले इंटरनली टच करने वाले सर्कल्स की जो कॉमन टेंजेंट बनती है एंड अगर कट कर रहे हैं तो उनकी जो कॉमन कोड बनती है ये रेडिकल एक्सिस ही होती है, ठीक। अब देखो मैंने ये वाला केस पकड़ा, यहीं से तुम बाकी सर भी प्रूव कर सकते हो। हाँ जी बोलो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। रेडिकल एक्सिस क्या होता रेडिकल एक्सिस क्या होती है, यहां से ना, है? हाँ जी। यहां से ना भाई, रेडिकल एक्सिस होती है ऐसा पॉइंट का लोकस जहां से दोनों सर्कल्स के ऊपर आने वाली जो टेंजेंट की लेंथ बनती है वो इक्वल बनती है। बात समझा, माइक ऑन रखो, हाँ जी सर। ठीक है। तो यानी कि इन दिस केस वी आर गिवन विद टू सर्कल्स, ठीक है। तो ये देखो ये पहला सर्कल हो गया, ठीक है, ये पहला सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। पहले सर्कल की इक्वेशन लेट से है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1 x 2f1 y प्लस c1, दूसरी g2 f2 c2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है x कोमा y, इसका लोकस ढूंढना है जहां से पहले सर्कल की ऊपर जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी और दूसरे सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी वो इक्वल रहेगी। बात समझे। यस सर। तो देखो टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, रूट एस वन, यानी कि पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं और अंडर रूट कर देते हैं, सर आगे देख लिया था, बस ठीक है। हेडिंग नहीं पता थी बिल्कुल मुझे। बिल्कुल, ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो अपने आप ही एस वन माइनस एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0 करके सर्कल की, सॉरी, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी। अब प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट ही हम देख रहे थे, बात समझे। ओके सर। ये समझा पॉइंट, ये भी मिसिंग है, ये सर समझ गया। ठीक अब आ ठीक गया समझ, पहले नहीं समझ आ रहा था, पहले पता नहीं ठीक था होती क्या है। ठीक ठीक। अच्छा, अब लेट्स प्रूव कि इस केस में जो कॉमन टेंजेंट बन रही है वही रेडिकल एक्सिस है, यानी कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि कॉमन टेंजेंट इस रेडिकल एक्सिस, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि कॉमन टेंजेंट के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से दोनों सर्कल के ऊपर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, बहुत इजीली प्रूव हो सकता है, ठीक है। ये दो सर्कल हैं, अनइक्वल लेके जा रहा हूं जानबूझ के, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आ गई कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके ऊपर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, यहां से पहले वाले सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनेगी बाय द वे, एक बनेगी ये, ठीक है, एक बनेगी ये खुद, और ये दोनों लेंथ रहेंगी बराबर, ठीक है। लेट्स से लेंथ इज एक्स एंड एक्स। अब इसी पॉइंट से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई तो वहां पर भी दो टेंजेंट बनेगी, ठीक है। कौन सी दो टेंजेंट बनेगी, एक बनेगी ये एंड एक तो यही बनेगी, ये कॉमन टेंजेंट एक्ट करेगी ना दोनों के बीच में, राइट। तो ये दोनों की लेंथ भी बराबर रहेगी, तो इसकी भी एक्स लेंथ है तो ऑब्वियसली इसकी भी लेंथ एक्स रहेगी, यानी कि दोनों की लेंथ एक्स एक्स ही रहेगी, ठीक है। तो यस, कॉमन टेंजेंट के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी वो इक्वल ही बनेगी, और वो जो मर्जी हो जाए जितनी भी होगी, राइट, वो निकाली जा सकती है रूट एफ वन करके। ये खुद सोचो ना, ये तीनों चीजें बराबर रहेंगी हमारी, ये तीनों चीजें बराबर रहेंगी। तो यानी कि अगर ये दोनों चीजें बराबर आ गई तो इसका मतलब है दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी बराबर हो, ठीक है। चलो, तो ये तो प्रूव हो गया हमारा। अब देखो इसका अगला, तो इस तरीके से ये वाला भी प्रूव हो जाएगा,
ठीक है, कैसे, यहां से अब बनाओ इसके ऊपर एंड एक ये, तो ये तो दोनों सर्कल की कॉमन वाली आ रही है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगी, ये x है तो ये भी x होगी, तो ये दोनों इक्वल आ गई, हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, तो ये रेडिकल एक्सिस हो। ठीक है, बहुत सिंपली। अब बीच वाला केस देखते हैं कि कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस, कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस। अब ये चीज देखते हैं, अब कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस कैसे होगी, ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये आगे कॉमन कॉर्ड। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये पॉइंट ले लो P, ये A ले लो, ये B ले लो। ठीक है, अब मैंने ये बनाई टेंजेंट, ये लेट से T1। तो याद है हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि AB P T, तो PA इंटू PB इज PT स्क्वायर, ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी। ठीक है, तो इस केस में भी वही प्रॉपर्टी चलेगी, PT स्क्वायर PT1 स्क्वायर दैट इज PA इंटू PB। ठीक है, क्योंकि PAB जो है वो सीकेंड जा रही है, राइट, तो ये आ जाएगा PA इंटू PB। अब इस सर्कल के अंदर मैंने बनाई टेंजेंट T2। अब ये वाले केस के अंदर क्या जाएगा, PT2 स्क्वायर दैट इज PA इंटू PB, और PA PB क्योंकि बराबर है तो PT1 स्क्वायर एंड PT2 स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए, यानी कि PT1 स्क्वायर इज इक्वल टू PT2 स्क्वायर, तो PT1 इज इक्वल टू PT2, यानी कि यस, कॉमन कोड के ऊपर आने वाले भी किसी पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी वो लेंथ बराबर है। यस, ये तीनों केसेस जो जा रहे हैं ये कॉमन टेंजेंट कॉमन कोड तो बनाएंगे, बट यस ये रेडिकल एक्सिस भी है, यानी कि इनके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनेगी दोनों सर्कल की वो बराबर रहेगी। सो दैट इज वाई इनकी इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0 करके। हाँ जी, क्लियर हुआ? दक्ष, चिराग, दिया, इशिता, अर्नव, काव्या, राजवीर, स्तुति, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो इसकी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स DCT एंड TCT। ठीक है, रेडिकल एक्सिस जो है ये TCT या TCT को बाइसेक्ट करेगी। ध्यान से देखो, मान लो ये दो सर्कल है, ठीक है, टच कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इन जनरल बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये रेडिकल एक्सिस जा रही है इनके बीच में से ऐसी। अब देखो मैंने क्या किया, DCT बनाई। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मैंने DCT बनाई। ठीक है, तो ये आ गया PQ, लेट्स से दिस पॉइंट इज R। तो अज्यूम करो जो R पॉइंट है वो क्योंकि रेडिकल एक्सिस के ऊपर है, तो अज्यूम करो जो रेडिकल एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट है वो R है, तो वहां से मैंने दोनों सर्कल्स के ऊपर बनाई टेंजेंट। तो पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनेगी ये, दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनेगी ये, और टेंजेंट की लेंथ होनी चाहिए बराबर, क्यों, क्योंकि रेडिकल एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट की लेंथ होती है टेंजेंट की बराबर। तो इसका मतलब ये है कि यस ये दोनों लेंथ होंगी बराबर, तो यानी कि R मिड पॉइंट एक्ट करेगा PQ का, और जो रेडिकल एक्सिस है वो लेंथ ऑफ DCT को बाइसेक्ट कर, तो रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट DCT। बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, रेडिकल एक्सिस जो होती है वो DCT को बाइसेक्ट करती है। क्लियर है ये चीज? चिराग? यस हाँ जी सर। सर। राइट, राइट। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर मैंने DCT बनाई, सॉरी TCT, ठीक है, तो देखो ये बनी TCT। ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा यहाँ से ये वाली जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी और ये जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी क्योंकि दोनों के ऊपर इक्वल होती है तो ये भी इक्वल रहेगी। तो यस ये वाला रेडिकल एक्सिस जो है ये TCT को भी बाइसेक्ट करेगी। तो रेडिकल एक्सिस जो है ये DCT TCT दोनों को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल which
cuts given two circles orthogonally, ठीक है, center of the circle which cuts given two circles orthogonally lies on radical axis। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि अगर हमें दो सर्कल्स गिवन हैं, ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस बनाई, तो रेडिकल एक्सिस के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट चूज करो, ध्यान से समझना अब ये बात, कोई भी पॉइंट चूज करो, ठीक है, इस कोई भी पॉइंट चूज करना बाय द वे, इस पॉइंट से बनाई मैंने टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी दोनों सर्कल्स के ऊपर, राइट। अब इस टेंजेंट की लेंथ को मैंने रेडियस माना एंड इसको सेंटर माना और सर्कल बना दिया, वो सर्कल ऐसा जाएगा, राइट, ये सर्कल जाएगा ऐसा। अब ध्यान से समझो, क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले केस में आ जाओ अब, जहां पर हमने एंगल बिटवीन टू सर्कल्स देखा था, ठीक है, तो हमने क्या किया था, ये दो सर्कल्स बनाए थे, ठीक है, यहां पर ये नॉर्मल ऑफ सर्कल वन, टेंजेंट ऑफ सर्कल वन, नॉर्मल ऑफ सर्कल टू, टेंजेंट ऑफ सर्कल टू, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये दोनों लाइन सेम है? नहीं, अभी तक फिलहाल सेम नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल होता थीटा, यहाँ पर होता 90 डिग्री, तो अभी ये एंगल 180 डिग्री नहीं है। अगर 180 डिग्री हो तो जाके ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, राइट। अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ठीक है, कहने का मतलब ये ऐसे है, ऐसे, राइट। राइट नाउ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये टेंजेंट टू, यहाँ पर 90 डिग्री, ये नॉर्मल टू। अब अगर ये दोनों लाइन सेम हो गई, यानी कि पहले सर्कल की नॉर्मल और दूसरे सर्कल की टेंजेंट सेम लाइन हो गई, यानी कि ये जाएगा 180 डिग्री, यानी कि ये जाएगा 90 डिग्री, तो जाके दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, पहले सर्कल की जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल की नॉर्मल बन जाए, या फिर पहले सर्कल की नॉर्मल दूसरे सर्कल की टेंजेंट बन जाए, तो इन दैट केस दोनों सर्कल ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ठीक है। वही चीज इधर देखनी है हमने, ध्यान से देखो, ये जो लाइन आ रही है, ये है इस वाले सर्कल की टेंजेंट, और ये दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करी, यानी कि दूसरे सर्कल की नॉर्मल हो गई, राइट। एंड इस पॉइंट पे अगर मैंने इस वाले सर्कल की टेंजेंट बनाई, वो तो यहाँ इसके सेंटर से पास करेगी, इसकी नॉर्मल हो गई, तो पहले सर्कल की टेंजेंट दूसरे की नॉर्मल, दूसरे की नॉर्मल पहले की टेंजेंट, तो यानी कि यस, ये दोनों सर्कल यहाँ पे 90 डिग्री पे कट, एंड ऐसे ही यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये वो सर्कल है जो दोनों गिवन दोनों सर्कल्स के ऑर्थोगोनल रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कंसीडर any point on radical axis as center of circle and length of tangent as radius, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को रेडिकल एक्सिस के ऊपर आने वाले उसको सेंटर ऑफ सर्कल मानो, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, वहां से जो दोनों गिवन सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट की लेंथ बनेगी उसको मानो रेडियस। तो इन दोनों को यूज करके, सेंटर एंड रेडियस को यूज करके जो सर्कल बनता है, दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू टू गिवन सर्कल्स। और ऐसे कितने सर्कल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। किसी भी पॉइंट चेंज करो, सर्कल चेंज कर जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट चेंज करेगी तो सर्कल चेंज कर जाएगा, और ये सर्कल भी ऑर्थोगोनल रहेगा। तो सारे के सारे सर्कल ऐसे जो बनेंगे वो ऑर्थोगोनल रहेंगे, बस शर्त ये है कि जो टेंजेंट की लेंथ होनी चाहिए वही रेडियस होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल सर्कल्स हमारे बनते हैं, ठीक है। चलो, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, अगर तीन सर्कल्स हैं हमारे पास, इसको लो एस इज इक्वल टू 0, इसको लो एस डैश इज इक्वल टू 0, इसको लो एस डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस बनाई, वो आ जाएगी ये आ जाएगा एस माइनस एस डबल डैश इज इक्वल टू 0। फिर हमने बनाई इन दोनों सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस, वो आ जाएगी ऐसे,
ये आ जाएगी एस डैश एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने बनाई इन दोनों की रेडिकल एक्सिस, वो भी इसी पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी एस डैश माइनस एस डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये वाली रेडिकल एक्सिस के ऊपर से आने वाले हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी इन दोनों के ऊपर वो रहेगी बराबर। इस वाले रेडिकल एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी इन दोनों सर्कल की वो रहेगी बराबर। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से तीनों सर्कल्स के ऊपर आने वाली जो टेंजेंट की लेंथ बनेगी वो रहेगी बराबर। ठीक है, कैसे? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये 6 की 6 लेंथ जो है, ये 6 की 6 लेंथ बराबर है। अब इसको सेंटर मानो एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट को अगेन रेडियस मानो एंड सर्कल बना दो। तो इन दिस केस ये जो सर्कल होगा दिस इज ऑर्थोगोनल सर्कल टू गिवन 3 सर्कल्स। मतलब ये वो सर्कल है जो गिवन तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल, और ऐसा एक ही सर्कल बनेगा। अब इस बार एक ही सर्कल बनेगा, क्यों? क्योंकि एक ही सेंटर आएगा, वहां से एक ही पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट भी एक ही बनेगी, तो ये ऑर्थोगोनल। तो 3 सर्कल्स के ऑर्थोगोनल सर्कल अगर बनाना है, ठीक, तो इस तरीके से बनाते हैं। क्या? पहले 2 सर्कल पकड़ो, उनकी रेडिकल एक्सिस निकालो, फिर तीसरा वाला और दूसरा वाला पकड़ो, या कोई भी पकड़ लो, पेयर ले लो, उसकी रेडिकल एक्सिस निकालो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वो आ जाएगा सेंटर। उस पॉइंट से तीनों में से किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट की लेंथ बना लो रूट S1 करके, राइट? वो अब तीनों सर्कल के ऊपर वो इक्वल रहेगी, तो वो रेडियस एक्ट करेगा। तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो वो जो सर्कल बनेगा वो ऑर्थोगोनल सर्कल होगा तीनों सर्कल, तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल सर्कल बनेगा। एंड ये जो सेंटर होता है इस सेंटर को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, इस तरीके से 3 सर्कल्स के ऑर्थोगोनल सर्कल हमारा बनता है एंड उसको बोलते हैं रेडिकल सेंटर। तो ये है हमारा सारा का सारा रेडिकल सर्कल वगैरह की सारी चीजें। ठीक है, इसमें रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस वगैरह, इसके अंदर मेजर चीज हमारी समझने वाली यही है कि कॉमन कोड, कॉमन टेंजेंट वगैरह S माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0, ऑर्थोगोनल सर्कल्स बनते हैं, दैट्स इट। मेन चीजें यही समझने वाली। ठीक है, हाँ जी, अभी तक अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ऑलरेडी तुमने स्टेट लाइन में देख रखा है, इसमें तो वो फॉर्मेलिटी ही है, दैट्स इट। ठीक है, चलो लास्ट वाला टॉपिक कवर अप करते हैं, लेट्स कंप्लीट द टॉपिक। ठीक है, वो है फैमिली ऑफ सर्कल। व्हाट इज फैमिली ऑफ सर्कल? दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जो और सर्कल्स बनेंगे, इनफिनिट सर्कल्स बनेंगे, राइट? वो सर्कल्स की इक्वेशन क्या रहेगी? क्या रहेगी? ये अगर s इज इक्वल टू 0, ये s डैश इज इक्वल टू 0, तो वो सर्कल की ऐसे जितने भी सर्कल्स बनेंगे उनकी इक्वेशन आ जाएगी s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0, राइट? जैसे L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 होता है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऐसे ही फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है? s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी और भी काफी इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, वही इक्वेशंस मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट केस कि दो पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाले जो जितने भी इनफिनिट सर्कल्स आएंगे वो सारे क्या रहेंगे? s प्लस लैम्डा s डैश इज इक्वल टू 0। सेकंड केस, if we have a circle and a line, L is equal to 0 and S is equal to 0, तो इनके ये जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, इनके थ्रू पॉइंट से पास करने वाले जो इनफिनिट सर्कल्स बनेंगे, वो इनफिनिट सर्कल्स की इक्वेशन क्या रहेगी? S प्लस लैम्डा L is equal to 0 इन दिस केस। ठीक है, इक्वेशन फाइनल जो है वो डिग्री 2 की बननी चाहिए, तो इसके अंदर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके अंदर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसके अंदर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर से तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यस, ये सर्कल की इक्वेशन जा रही है। ठीक है, अच्छा, थर्ड, इन केस अगर वो टेंजेंट है, राइट, इट डज नॉट मैटर, स्टिल यही इक्वेशन रहेगी, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टिल यही केस रहेगा। अच्छा, फोर्थ केस, कि अगर मेरे को लाइन दे रखी है और इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट दे रखा है, l इक्वल टू 0 दे रखा है, x1 y1 दे रखा है, एंड पूछा जा रहा है कि वो सारे सर्कल बताओ जो इस लाइन को टेंजेंट है इस पॉइंट पे, यानी कि ये सारे के सारे सर्कल, राइट? वो इधर भी बन सकते हैं बाय द वे,
तो ये सारे के सारे जो सर्कल्स आ रहे हैं इनकी इन जनरल इक्वेशन क्या होगी, जो इस पर्टिकुलर लाइन को टेंजेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो वो इक्वेशन लाने के लिए अब देखो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसको पॉइंट सर्कल मान के जाएंगे एंड इसको लाइन मान के जाएंगे, राइट। तो यही इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ का इस पॉइंट का इस पे जो पॉइंट सर्कल बनेगा वो क्या जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस 0 का सर्कल, राइट। तो माइनस 0 स्क्वायर इधर ले आओ तो इक्वल टू 0 बन गया। तो ये ऐसे एक्ट करेगा। इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, ये सर्कल आ गया, प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वो सारे के सारे वेरिएबल सर्कल्स की इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, ये आ जाएगी वेरिएबल सर्कल्स की इक्वेशन, बात खत्म। ठीक है, अब जैसे देखो बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं। वो बोल रहा है कि फाइंड सर्कल, ठीक है, which is tangent to x plus y minus 4 equal to 0 at 2 comma 2 and also passes through 6 comma, ठीक है, also passes through 6 comma 2। मतलब ध्यान से देखो, एक गिवन लाइन है x plus y minus 4 equal to 0, इसके ऊपर एक पॉइंट है 2 comma 2, इसके ऊपर वो सर्कल निकालना है जो इस सर्कल को, इस लाइन को टेंजेंट है 2 comma 2 पे एंड ऑल्सो 6 comma 2 से पास कर। ठीक है, तो पहली बात तो भूल जाओ 6,2 से पास कर रहा है, तो ये सर्कल क्या, इन जनरल इक्वेशन क्या आएगी, जो इस लाइन को 2,2 पे टेंजेंट है, राइट। ऐसा सर्कल कौन सा जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया सर्कल, पॉइंट सर्कल, प्लस लैम्डा टाइम स्ट्रेट लाइन दैट इज x प्लस y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये वाला जो सर्कल है ये 6,2 से पास कर रहा है तो 6,2 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पुट कर दो, यहाँ से मुझे लैम्डा मिल जाएगा। तो देखो 6 पुट किया तो 6 माइनस 2 आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 पुट किया तो 2 माइनस 2 आ गया 0, प्लस लैम्डा टाइम्स 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 4 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो लैम्डा को -4 पुट करो, क्या बन गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर -4 टाइम्स x प्लस y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन के सर्कल की इक्वेशन क्या जा रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x तो -8x माइनस 4y माइनस 4y तो -8y, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस सॉरी 4 प्लस 4 8, 8 एंड 16 24। तो दिस इज द सर्कल जो कि इस गिवन लाइन को टेंजेंट है 2,2 पे एंड 6,2 से भी पास कर रहा है। तो देखो बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इजीली ये हमारी इक्वेशंस इनको यूज करके आ सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस को याद रखना। ठीक है, इसी के साथ वी आर डन। सर आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही, हेलो। सर अब ये बीच में नहीं आ रही थी। कौन सा पार्ट से नहीं आ रही थी बताओ, ये एक एग्जांपल से उससे पहले पहले क्लियर है। सर अभी बंद हुई थी, 5 सेकंड के लिए हुई थी। अच्छा, अभी एग्जांपल्स क्लियर है, ये जो एग्जांपल कराई। यस सर। चलो ठीक, यही लास्ट टॉपिक था, ये लास्ट एग्जांपल थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि लेट्स क्लोज द टॉपिक एंड लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आना, तुम्हारा होमवर्क सर करते हैं। हाँ जी, तो डाउट्स में क्वेश्चन आ रहा है 50th। ठीक है, कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए बी सी, ठीक है, आर गिवन इन अ 2D plane such that the ratio of the distance of any one of them from the point 1, 0, ठीक है, ए बी सी, तो बेसिकली ए का डिस्टेंस जो है वो 1, 0 से एंड -1, 0 से, ठीक है, या बी का ले लो या सी का ले लो, ठीक है, इज इन द रेशो इज इक्वल टू 1/3, तो यानी कि 1:3। ठीक है, देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अरे यार, ओके ओके, तो ये क्वेश्चन को मैं ना क्विकली रिलेट करूंगा, ठीक है, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था। सर
हाँ जी, सर आपकी आवाज क्लियरली आ रही? अभी आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। अभी आ रही है? ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चीज को हम रिलेट करेंगे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में काम किया था। ठीक है, क्या काम किया था कि अगर ये z1 है, ये z2 है और ये z है, तो z का डिस्टेंस z1 से z माइनस z1 का मोड, z का डिस्टेंस z2 से z माइनस z2 का मोड, दोनों का रेशियो अगर k रेशियो 1 है और k 1 नहीं है तो ये सर्कल बनता है। याद आ रहा है? यस सर। राइट। तो इन दैट केस वो जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो z1 z2 को इंटरनली डिवाइड करके k रेशियो 1 में डिवाइड करके एंड एक्सटर्नली k रेशियो 1 में डिवाइड करके जो दो पॉइंट्स आएंगे वो उस सर्कल का एंड पॉइंट्स एक्ट करेंगे, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स एक्ट करेंगे। याद आ रहा है इशिता? हाँ जी। राइट। अब देखो इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का जो दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो वो तो k रेशियो 1 रहेगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो सेम ट्राइंगल हमारा इधर बने, सेम चीज सर्कल वगैरह जो है वो इधर बनेगा। ठीक है, तो अज्यूम करो सेम चीज इधर ऐसे सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल के ऊपर आने वाले पॉइंट जो होंगे, लेट से ए भी इधर है, बी भी इधर है, सी भी इधर है, क्योंकि तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं तो सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का रेशियो क्या रहेगा? 1:3। बात समझ रहे हो? राइट। हाँ जी सर। तो ये सर्कल का सेंटर पूछ रहा है वो, बात समझे? हाँ जी। तो अब ये सर्कल को कैसे बनेगा? जो ये दोनों पॉइंट्स को इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:3 में। ठीक है, तो इंटरनली कैसे करेगा? 1 इंटू -1,0 प्लस 3 इंटू 1,0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 4। ये इंटरनली एक एंड पॉइंट आ जाएगा डायमीटर का। एक्सटर्नली आ जाएगा 1 इंटू -1,0 माइनस 3 इंटू 1,0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। ठीक है, तो दैट इज -2। ये दोनों डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ रहे हैं देखो, -1 प्लस 3, तो 3 माइनस 1 2, 2/4 1/2 कोमा 0। और ये आ रहा है -1 -3, तो -1 -3 -4, -4 बाय -2 2 कोमा 0। तो ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, हाँ जी। अब अगर ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं तो सेंटर क्या आ जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 2 + 1/2 दैट इज 5/2/2, तो दैट इज 5/4 कोमा 0। 5/4 पर। बात खत्म। तो यही सेंटर है उसका, 5/4 कोमा 0, ए आंसर। ठीक है, ये उस सर्कल की बात हो रही है। तो देखो कौन सा कंसेप्ट कहां पे जाके, सर 52। ठीक है ना, एक सेकंड इशिता, समझ आ रहे है कौन सा कंसेप्ट कहां पे जाके रिलेट हो रहा था? देखो और कितना इजीली निकल आया। हाँ जी। ठीक है ना, तो इन चीजों को याद रखो। और 52 चिराग, यस सर। 52 देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल व्हिच लाइज इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। भाई देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रायंगल जा रहा है 41,0 0,41। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना ये चीज कि ये स्लोप -1 की लाइन बन रही है। राइट। अब अगर ये पॉइंट 2,0 होता है तो देखो इसके ऊपर 1,1 भी जाएगा एंड 0,2 भी जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इंटरनली कोई पॉइंट है ऐसा जो इंटरनल कोऑर्डिनेट्स है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1, ये 0,1 हो जाएगा, ये 1,0 हो जाएगा, ये 0,0, अभी कोई भी नहीं है। अब अगर मैंने इसके ऊपर वाली लाइन ली ऐसे, ये पॉइंट आ जाएगा 3,0, ये पॉइंट आ जाएगा 2,1, ये पॉइंट आ जाएगा 1,2 एंड ये पॉइंट आ जाएगा 0,3। तो इन दिस केस ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है सिर्फ ये इंटरनली रहेगा। बात समझ में आ रही है चिराग? सर दोबारा बताना। क्या हुआ? अब सर मेरे वाला मेथड सुनना एक बार, उसमें गलती नहीं मिल रही मुझे। पहले एक बार स्टैंडर्ड मेथड तो देख ले, मैं तेरा मेथड भी सुन लूंगा। ओके सर। ठीक है, तो इस केस में ये इंटरनल पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y इंटीग्रल है। बात समझा? हाँ जी सर। तो देख इसके पिछला क्या आ जाएगा 40,0 एंड ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 40,1। ठीक है, तो इसका जो पिछला वाला पॉइंट होगा 39,1। ठीक है, फिर उसका पिछला पॉइंट 38,1, फिर उसका पिछला पॉइंट एंड सो टिल जाएगा ये 1,1 तक। तो ऐसे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे 1 से लेके 39 तक? तो पहली वाली लाइन में आ जाएंगे 39 पॉइंट्स। बात समझा? यस सर। अब एक लाइन के अंदर 3 पॉइंट्स है, उसकी ऊपर वाली लाइन में 2 होंगे, तो यानी कि इसकी ऊपर वाली जो लाइन आएगी उसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे 38, फिर उसके ऊपर 37
एंड सो टिल लास्ट में 1 पॉइंट तक जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो टिल 39 तक जाएगा, तो ये आ जाएगा 39 n इंटू n प्लस 1 40/2, तो ये कटा तो ये आ गया 20, तो दैट इज 780। तो 780 पॉइंट्स होने चाहिए। बात समझा? यस सर। ठीक है, अब तूने क्या किया बता। सर मैंने वो लाइन बनाई पहले तो कौन सी? 0,41 41,0 से पास करने वाली। हाँ जी, ये वाली। 0,41, हाँ ये वाली लाइन और फिर बनाई, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाया, मैंने रेक्टेंगल को कंप्लीट किया पहले। ठीक है, परफेक्ट। सर इस रेक्टेंगल पे जैसे हमने पॉइंट्स अगर चूज करने हो तो हम कर सकते हैं 41C1 इंटू 40C1 से। अरे इसके इंटरनली या इसके ऊपर? नहीं सर, सारे पॉइंट्स अगर ओवरऑल हमने रेक्टेंगल में से चूज करने हो तो। भाई अगेन यहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ इंटरनल पॉइंट चाहिए, तो तुम ऊपर वाले क्यों चूज कर रहे हो? नहीं सर, पूरे चूज करके फिर हाफ किया मैंने, और फिर लाइन वाले भी माइनस कर दिए, नीचे वाले माइनस कर दिए, और साइड वाले मैं भी। वही बोल रहा हूँ ना, पहले ही तुम अंदर वाले चूज करो, फिर उसको हाफ कर दो। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर गलती क्या कर रहे हो, ध्यान से समझो। ओके। ठीक है, पता क्या करना है तुम्हें, देखो इसके वे से चलना है, तो डेफिनेटली ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले पॉइंट्स चूज करो, तो स्क्वायर के अंदर वाले पॉइंट्स चूज करो। अब अंदर वाले पॉइंट्स कितने आएंगे, ध्यान से देखो, अंदर ये 41 तक जा रहा है, तो ये 0 से लेके 1 से लेके जाएगा 40 तक। बात समझे? यस सर। और ऐसे ऊपर हाइट भी 40 तक जाएगा, तो 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स आ जाएंगे टोटल। अब ये टोटल 3 कैटेगरी में पॉइंट्स डिवाइड होंगे, एक जो डायगोनल के ऊपर आ रहे हैं, जो नीचे आ रहे हैं, जो ऊपर आ रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड होंगे। बात समझे? यस सर। ऊपर आने वाले नीचे आने वाले सेम रहेंगे, हाँ जी। ये हाफ x कर है दिया। तो ये x है, तो प्लस कोई हाफ नहीं करेगा, यहीं पे गलती कर रहा है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस जो इसके ऊपर डायगोनल के ऊपर आएंगे y। ये गलती कर रहा था तू, ठीक है सर, लग गई गलती पता। ठीक है ना? क्योंकि डायगोनल वाले ना ऊपर आएंगे ना नीचे आएंगे, तो उसको पहले अलग से काउंट करेगा ना तू। अब डायगोनल के ऊपर कितने आएंगे क्विकली बता। सर 40। परफेक्ट, तो 40 को माइनस कर, 1600 माइनस 40, तो दैट इज 1520, सॉरी 1560, है ना? तो दैट इज 2x, तो 2 से डिवाइड कर, ठीक है सर। 780 आ 780। गया, 780। अब समझा क्या करना? हाँ। यस सर। तो ध्यान से किया करो, ठीक है? और बताओ। तो 53 भी है। 53, let k be an integer such that triangle with vertices this has area this, then the orthocenter of the triangle is। भाई इस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले k की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से k की वैल्यू निकाल लोगे? सर मैं ये दोबारा ट्राई करता हूँ, मुझे लगता है कैलकुलेशन में। हाँ, कैलकुलेशन में गलती हुई है, क्योंकि इसके बाद तो कैलकुलेशन सर इसमें के की वैल्यू निकालने के बाद कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि फिर तो बहुत लंबा बनता है। ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन के अंदर इशिता कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सीरियसली। सर क्योंकि सारी नहीं ऑल्टीट्यूड सुनो सुनो की सुनो सुनो, इक्वेशन हाँ बना के मैं पूरा समझ रहा हूँ आपकी बात। इस क्वेश्चन को जनरली इग्नोर किया जाता है अगर मेंस में आता है तो। अगर मेरे को कोई और क्वेश्चन नहीं आता और मेरे पास टाइम है, तो ही इस क्वेश्चन को करने की हम ट्राई करते हैं, बट अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है? अभी 1-2 लेक्चर के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मेंस के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, सर। ठीक है? कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो आपको आते हैं, ठीक है? जनरली क्या होता है, बच्चों के वो क्वेश्चन छूट जाते हैं लास्ट वाले, जिसके अंदर बच्चों को जो आते हैं और इजी होते हैं, और स्टार्टिंग के वो जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे वो ट्राई करने बैठ जाते हैं, है ना? तो वो क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट नहीं हमें करना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इजी क्वेश्चन है और जो हमें आते हैं, पहली बात तो वो सारे के सारे अटेम्प्ट होने चाहिए हमारे, ठीक है ना? और टाइम वेस्ट होना चाहिए उन क्वेश्चंस पे जो हमें नहीं आते हैं, जो ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो ये अटेम्प्ट कैसे करनी है ये भी हम ठीक है सर। करेंगे, ठीक है? लेकिन ये एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए उसके बाद, ठीक है? जब 11th का पूरा पोर्शन हो जाएगा, 12th का पोर्शन के स्टार्टिंग में ही मैं ये चीज बता दूंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है? डोंट वरी, ये भी चीज मैं बता दूंगा। बट यस, ऐसे क्वेश्चंस को इश्ता जनरली इग्नोर करते हैं हम,
जो बहुत, अरे हमें दिख रहा है कि जो क्वेश्चन मेरा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स खा सकता है, बाकी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और वो खा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बात समझे? हाँ जी सर। हाँ, मेंस में नहीं करेंगे, प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, और बताओ, और डाउट? सर 102 102 सर उससे पहले एक असाइनमेंट भाई अभी एक सेकंड हो जा, पहले ये वाली अगला जो मैंने भेजी थी पिक, उसके अंदर से देख ले 102। ठीक है, पहले ये देख लो। 102 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि वी हैव टू लाइंस x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू वाई। दिस इज दिस लाइन L1। ठीक है, एंड L2 इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 2x, वो आ जाएगी ऐसे। इंटरसेक्ट द लाइन y इक्वल टू माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 लाइन हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो L3 इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P एंड Q। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा P एंड ये पॉइंट आ जाएगा Q। इसके बाद क्या बोला, देन द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 L2। ठीक, इंटरसेक्ट L3 एट R। ठीक है, तो इन दैट केस जो पी आर रेशो आर क्यू है ये वगैरह कैसा, सब कुछ कैसा रहेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इशिता, ये ओरिजिन ओ ले लो। ठीक है, अब हमें मालूम है ना ये प्रॉपर्टी कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो ऑपोजिट साइड को, ये अगर लेंथ साइड्स की लेंथ है ए रेशो बी, ए एंड बी, तो ऑपोजिट साइड को ये ए रेशो बी में डिवाइड करेगा। बात समझे? कट करेगा। हाँ जी ठीक है, सर। अच्छा अब देखो, ये अगर y इक्वल टू माइनस 2 है और ये लाइन x इक्वल टू वाई है, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2 -2। हाँ या ना? ठीक है, हाँ जी। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 8 रूट रूट 2। ठीक है, ऐसे ही ये जो लाइन है दैट इज y इक्वल टू -2x। ठीक है, इसके अंदर y को मैंने -2 पुट किया तो x आ गया 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 -2। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √5। तो √5। इनकी रेशो क्या जा रही है, 2√2 रेशो √5, तो ये रेशो भी रहेगी 2√2 रेशो √5। तो क्या फर्स्ट पार्ट में वो यही बोल रहा है 2√2 रेशो √5? बिल्कुल यही बोल रहा है। तो रेशो पी आर रेशो आर क्यू 2√2 रेशो √5, तो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बात समझे? ठीक है, हाँ जी स्टेटमेंट सर। 2, स्टेटमेंट 2, इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल। ये बिल्कुल गलत है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते। ठीक है, अच्छा ये मालूम है ये ए ठीक है सर। रेशो कहां से आया, ए रेशो क्यू ट्राइंगल कहां से ये आपने बताया था। ये मैं एक क्विकली एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये ए है अगर, ये बी है अगर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा। ठीक है, तो हम पता क्या करते हैं, यहां से एक लाइन बनाते हैं इस लाइन के पैरेलल ऐसे, एंड इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एंगल थीटा आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये ए है ये बी है, राइट, तो अब देखो ये जो, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये दोनों एंगल थीटा, यानी कि ये लेंथ दोनों बराबर रहेंगी, तो ये लेंथ आ जाती है बी। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा कि ये छोटे वाला ट्राइंगल एंड ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो बराबर, तो ये अगर ए रेशियो बी है तो ये भी ए रेशियो बी होगा। ठीक है, क्योंकि ये ए और ये बी है, तो ये दूसरी वाली साइड भी ए रेशियो बी होगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है। बात समझे? ठीक है सर। हाँ जी। जो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, एक ये छोटे वाला और ये एक बड़े वाला जो ट्रायंगल हमने बनाया कंस्ट्रक्शन से, वो उसके कारण बनता है ये ए रेशियो बी। ठीक है, तो लेकिन अगर ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, जो गिवन ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो दो ट्रायंगल बनते हैं ये सिमिलर नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है सर। गुड, और बताओ, और डाउट? 105 105 सर इसका डी पार्ट बन रहा है मेरा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 105 में क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining
1,4 P point and Q point K, 3 has y-intercept -4. ठीक है, इसका y, लेट्स से इसका स्लोप है m, तो इसका y-इंटरसेप्ट है y इक्वल टू -4, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू mx -4. ठीक है, देन ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज, तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. ठीक है, तो इसके अंदर तो यार कुछ नहीं कर सकते, इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी. तो मिड पॉइंट क्या जा रहा है हमारा, दैट इज k + 1/2 एंड 7/2. ठीक है, और इसका स्लोप क्या चीज जा रही है, दैट इज 4 - 3, तो दैट इज 1/1 - k. तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी -1 - k. ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगी y - 7/2 ओवर x - k + 1/2 दैट इज इक्वल टू -1 - k. अब इसका y इंटरसेप्ट यानी कि जहां पर x को 0 पुट कर दिया, y -4 होगा, तो इसको -4 पुट कर दिया. अब यहाँ से k की जो वैल्यू मिलेगी वो निकालनी है हमें. ठीक है, तो देखो यहाँ से -n कॉमन आया, ऊपर नीचे कटा, तो ये आ जाएगा ये, तो ये आ गया 4 to the 8, 8 + 7 15, तो 15/2 एंड नीचे आ जाएगा k + 1/2, तो 2 कटेगा, दैट इज इक्वल टू k - 1. तो 15 इज इक्वल टू k स्क्वायर -1, तो ये इधर गया 16, दैट इज k स्क्वायर. तो k की वैल्यू आ रही है +-4. सर पीछे 1 दी है. नहीं, वो गलत ही होगा फिर. तेरा भी ये आ रहा था. यस सर. हाँ ठीक, और बताओ. फिर मेरा भी यही आ रहा था. ठीक ठीक, और बताओ. सर एक 104 का सी और डी बता दो, पार्ट कैसे सोचना है. 104 का सी एंड डी. सी और डी पार्ट जो है मैथ. ठीक है, ठीक ठीक. देखो L1 लाइन, ठीक है, x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0. L2 इज 3x - ky -1 इक्वल टू 0 एंड L3 इज 5x + 2y -12 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड वो क्या बोल रहा है कि C point is L1, L2, L3 form a triangle if K is. ठीक है, देखो ट्रायंगल बनाने की क्या कंडीशन होती है कि लाइंस पैरेलल या कोइंसिडेंटल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या जा रही है, -1/3. इसकी स्लोप क्या जा रही है, 3/k. एंड इसकी स्लोप क्या जा रही है, ठीक है, दैट इज -5/-2. राइट, ये जा रही है. हाँ जी सर. अब देखो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों भी बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ट्रायंगल बनेगा. बात समझे. हाँ जी. तो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए का मतलब क्या है कि k शुड नॉट बी इक्वल टू -9. ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अच्छा ये तो कटेगा, ये सॉरी ये गलत लिखा मैंने, ये आ जाएगा -5/2. ठीक है, हाँ, तो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू -6/, -6. राइट, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो बी क्यू ऑप्शन आ रहा है. तो इनके अलावा बाकी सारे टिक करते हैं. बिल्कुल. ठीक है, अगर ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो अगर फॉर्म नहीं करना है तो ये होना चाहिए. अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, या ये दोनों पैरेलल हो गए तो ट्रायंगल, ठीक है. देखो ना, ये दो पैरेलल लाइन और एक है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना. ये लाइन ऐसे होनी चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा, तो कोई भी पैरेलल नहीं होनी चाहिए. तो मेन केस था कि ट्रायंगल बनेगा या ना बनेगा, कोइंसिडेंटल या पैरेलल वगैरह नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हाँ जी. और बताओ जल्दी. 114. 114th 114 में क्या बोल रहा है कि लेट ए बी सी डी बी नॉन जीरो नंबर इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एक्सिस देन. ठीक है, तो पहली बात तो सर मैंने xy इक्वेट कर दिए थे पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन निकाल के, पर आया नहीं आंसर। रुक जाओ, पहली बात तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए एंड ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा उसका x प्लस वाई करूंगा वो 0 होना चाहिए, वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे लाई करना चाहिए ना सर इक्वल नहीं होने चाहिए। भाई। लेंथ इक्वल, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू इक्वल थोड़ी ना होती हैं, 2 -2। मैं थर्ड लगी सर, गलती पता ठीक है ना, यहाँ पे गलती हो रही है। और बताओ हो जाएगा सर।